जय महाकाल। क्या कहते हैं, आज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन था लेक्चर नंबर 2। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन था लेक्चर नंबर 2। तो अभी तक जितना भी पढ़ा है समझ में आया तो हाँ लिख देना कमेंट में, और अगर नहीं समझ में आया तो क्या प्रॉब्लम है वो भी बताना। ठीक है, हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था बायोटेक्नोलॉजी एंड इस एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करेंगे, 7 जगह हम लोग तो इस चैप्टर में पढ़ना है। और 7 के नाम लिख लिए थे, सातों तो एक बार ऊपर से देख लिया था। हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं क्रिटिकल रिसर्च एरिया और बायोटेक्नोलॉजी की। जो बायोटेक्नोलॉजी की ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या पूरी प्रोसेस में ही रिसर्च कर रहे हैं? हाँ, बायोटेक्नोलॉजी की पूरी प्रोसेस में तो रिसर्च कर लें, पर कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक गोल लेते बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है, या उसे माना जाता है कि वो एरिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं कोई सा भी एक्सपेरिमेंट ले लूँ, तो उसमें माना जाता है यार ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, या ये चीज़ें के ऊपर ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है। तो जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, उसमें भी तो कुछ ऐसे एरियाज होंगे या उसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो वही बन जाते हैं क्रिटिकल रिसर्च एरिया थी, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से रिसर्च की जा रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है। तो पहला आता है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। बेस्ट कैटलिस्ट मतलब बेस्ट कैटलिस्ट बोल सकते हो या बेस्ट वेक्टर बोल सकते हो। कैटलिस्ट क्या होता है? जो ये प्रोसेस को करवाए, जो ये प्रोसेस को करवाए बोल सकते हो। ये हो, अब बिना इन्वॉल्व हुए, हाँ कि ना, बिना खुद यूज हुए। तो यहाँ पे कैटलिस्ट कौन बन जाएगा? यहाँ पे कैटलिस्ट बन जाएगा वेक्टर। तो थी बिना वेक्टर थे ये प्रोसेस होने वाली नहीं है, तो थी बिना वेक्टर थे ये प्रोसेस होने वाली नहीं है, बिना वेक्टर थे ये प्रोसेस होने वाली नहीं है। और वेक्टर यूज अप नहीं होता, हाँ कि ना इसमें? यस सर। ठीक है, तो ये बोल सकते हो वेक्टर बोल सकते हो, या क्या कहते हैं वो बोल सकते हो कि बेस्ट कैटलिस्ट से होगा क्या। अच्छा में कैटलिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन में, कि अगर अच्छा कैटलिस्ट यूज होता है तो रिएक्शन बड़ी जल्दी होती है, प्लस वो कैटलिस्ट अच्छा होने के नाम से जो उसका वो लेता है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लेता है, वो भी बहुत अच्छा बनता है। उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहती, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी या नेग्लिजिबल इम्प्योरिटी रहती है, हाँ कि ना? तो बेस्ट कैटलिस्ट होने के नाम से क्या बनता है? बेस्ट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? बेस्ट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? बेस्ट प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? बेस्ट प्रोडक्ट बनता है, हाँ कि ना? बेस्ट कैटलिस्ट होने से बेस्ट प्रोडक्ट बनता है। और हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर क्यों लें? तो हम लोग तो प्रोडक्ट चाहिए, तो अगर प्रोडक्ट बेस्ट बनेगा तो हमारे लिए फायदा ही है, हाँ कि ना? यस सर। तो बेस्ट कैटलिस्ट के कारण बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, इसीलिए हम लोग तो सबसे अच्छा कैटलिस्ट चाहिए रहता है। अब सबसे अच्छा कैटलिस्ट में हम लोग गोल क्या लाते चलते हैं? हम लोग गोल लाते चलते हैं कि जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, जिसकी 100% एफिशिएंसी हो, हाँ कि ना? गोल तो 100% ही लग के चलेंगे कि 100% अच्छा सा काम कर रहा है, मतलब पूरा जितना भी सबस्टेट है सबको प्रोडक्ट में बदल दे रहा है, बेस्ट प्रोडक्ट में बदल दे रहा है, कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं रहने दे रहा है, तो उसे बोलेंगे बेस्ट कैटलिस्ट, हाँ कि ना? तो ये किस फॉर्म में दिया जाता है? एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में दिया जाता है। जनरली या तो ये माइक्रोब लेता है या एक एंजाइम लेता है, हाँ कि ना? यस सर। दूसरा होता है क्रिएटिन ऑप्टिमल कंडीशन। हाँ, ये बोल सकते हो ये किस प्रिंसिपल के अंदर आता है? ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ये किस प्रिंसिपल के अंदर आता है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर आता है। दूसरी बात, ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो जो कैटलिस्ट है, जो कैटलिस्ट है, हम लोग तो पता है एक ऑप्टिमम कंडीशन के अंदर ही एक्ट करता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर ही एक्ट करता है। और अगर उससे ज़्यादा हुआ या उससे बहुत कम हुआ, उससे अगर बहुत ज़्यादा हुआ, अगर उससे बहुत कम हुआ, तो वो इनएक्टिवेट हो जाता है या डी नेचर हो जाता है। बहुत ज़्यादा होने पे डी नेचर हो जाता है टेम्परेचर, और बहुत कम होने में इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसी पीएच यूएच भी डिपेंड करते हैं, पीएच यूएच भी इफेक्ट करते हैं। तो एफिशिएंसी बढ़ाने थे, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसे एक नंबर मस्ट एनवायरनमेंट देना पड़ता है। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मस्ट है ना, अच्छा ऑप्टिमल कंडीशन देना पड़ता है, जिससे क्या होता है कैटलिस्ट अच्छे से काम कर पाता है और प्रोडक्ट बनवा पाता है, जिससे कैटलिस्ट अच्छे से काम करता है और प्रोडक्ट बनवा पाता है।
तो जैसे जैसे हम लोग अलग अलग कैटलिस्ट ढूंढेंगे, हम लोग तो रिसर्च कर करके देखना पड़ेगा कि और अच्छा ऑप्टिमल कंडीशन कैसे बना सकते हैं। तो ती जो कैटलिस्ट है वो तो हम लोग नया 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 बनाते जा रहे हैं, तो उसके लिए नए नए कैटलिस्ट के लिए नए नए ऑप्टिमल कंडीशन भी अच्छे से बनाने पड़ेंगे, हाँ कि ना। ये सर। दूसरा होता है फिर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्योंकि जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स बनेंगे जैसे जैसे नए प्रोडक्ट्स बनेंगे, वैसे वैसे उनकी प्रोसेसिंग या उन्हें प्योरिफिकेशन करने के तरीके अलग होंगे, उन्हें प्रोसेस करने के तरीके अलग होंगे, उन्हें चाहते थे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के तरीके अलग होंगे। तो इसीलिए डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के ऊपर भी अच्छे से ध्यान दिया जाता है कि जो प्रेजेंट तरीके हैं क्या वो भी और बेहतर किए जा सकते हैं, ताकि जो हम लोग तो एट दी एंड प्रोडक्ट हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ले, प्योरीफाई कर ले, वो अच्छा मिले, वो और अच्छा मिले। तो दी बायोटेक्नोलॉजी का एम ही है कि हम लोग तो प्रोडक्ट चाहिए, और कुछ भी काम करते तो ये एम ऑब्वियसली रहता है हमारे दिमाग में कि सबसे अच्छा हो। तो कैटलिस्ट सबसे अच्छा हो तो सबसे अच्छा प्रोडक्ट, ऑप्टिमम कंडीशन हो तो सबसे अच्छा कैटलिस्ट भी और अच्छे से काम करेगा, तो ऑप्टिमम यानी बेस्ट प्रोडक्ट, और द बेस्ट प्रोडक्ट की बेस्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये एक्चुअल में दिमाग में रहता है, हाँ कि ना। ये सर, तो पहला क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या है, बेस्ट कैटलिस्ट। दूसरा क्या है, ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट करना। तीसरा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में चेंजेस लाना, हाँ कि ना। अब आते हैं बायोटेक के एप्लीकेशन में इन एग्रीकल्चर, हाँ कि ना। बायोटेक के एप्लीकेशन में इन एग्रीकल्चर, थी एग्रीकल्चर में क्या बायोटेक का एप्लीकेशन है। तो इसमें पहला आ जाता है फूड। पहला क्या आ जाता है, फूड प्रोडक्शन, कि फूड प्रोडक्शन में कैसे ये इफेक्ट डाल रहा है, फूड प्रोडक्शन में ये कैसे इफेक्ट डाल रहा है, हाँ कि ना। फूड प्रोडक्शन में इफेक्ट कैसे डाल रहा है, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या अचानक से क्या हुआ, एक जगह तो कोई वो उगा लेते हैं, हम लोग बता देते हैं पौधा उगा लेते हैं, मान लेते हैं ये हुआ फूड प्रोडक्शन, मान लेते हैं ये एक एरिया है, यहाँ पे हम लोग कोई सा पौधा उगा लेते हैं। अब इस पौधे तो अच्छी खासी वाटर की जरूरत है, तो इसे वाटर दी जा रही थी, ग्राउंड से भी वाटर ले रहा था। पर अचानक से 2 साल के लिए यहाँ पे सूखा पड़ गया, अचानक से 2 साल के लिए यहाँ पे सूखा पड़ गया, तो ये पौधा तो उग ही नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते इस पौधे को कम वाटर रिक्वायरमेंट वाला बना देंगे, तो वो यहाँ पे उग जाएगा। तो या इससे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ, हाँ हुआ सर, क्योंकि वो पौधा पहले कम पानी वाली जगह में नहीं उग पा रहा था, अब कम पानी वाली जगह में भी उग जाएगा, तो फूड प्रोडक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। दूसरी बात, मान लेते हैं ये एक फील्ड है जिसमें कोई पौधा उगला था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे कोई वो होने लगा, क्या कहते हैं, पेस्ट बनने लगा, यहाँ पे कोई कीड़े मकोड़े आ गए जो पौधों को खा जाले। तो क्या करेंगे, हम लोग इसे मॉडिफाई कर देंगे, हम लोग इसे मॉडिफाई कर देंगे इस प्लांट को, ताकि ये उस पेस्ट के रेजिस्टेंट हो जाए, उस पेस्ट के रेजिस्टेंट हो जाए, हाँ कि ना। ठीक है सर। फिर आता है, बता देते हैं और बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लांट तो उगला था, अब अचानक से कोई वायरस आ गया, तो वो पौधे मरने लगे, तो हम लोग क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके इसे क्या करेंगे, वायरस के रेजिस्टेंट कर देंगे, हाँ कि ना। ऐसी हम लोग तो अलग अलग चीजें करनी है, ऐसी हम लोग तो अलग अलग चीजें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करनी है। तो फूड प्रोडक्शन तो क्या सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी से इम्प्रूव किया जा सकता है, नहीं सर, ताजे थे केमिकल्स का इम्प्रूव करके भी किया जाता है, केमिकल्स डाल के उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाई जाती, हाँ सर बढ़ाई जाती है, केमिकल्स का यूज करते क्या प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई नहीं जाती। तो ये इंक्रीज किस तरीके से किया जाता है, इसे इंक्रीज करने के इंक्रीज इन 3 वेज, इसे इंक्रीज 3 तरीकों से किया जाता है, हाँ कि ना। यस सर, इसे इंक्रीज 3 तरीकों से किया जाता है। वो 3 तरीकों में से तीनों तरीके क्या हैं। पहला तरीका है पहला तरीका है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, हाँ कि ना। यस सर। ये क्या है सर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर,
बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि जो केमिकल का यूज करते प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है या फूड प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, वो आता है इसके अंदर एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल का यूज करते एग्रीकल्चर करना। एग्रीकल्चर में यानी एग्रीकल्चर करना केमिकल्स का यूज करते, वो आ जाता है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में। अब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल रहते हैं, तो जो केमिकल्स लेते हैं उनके साइड इफेक्ट्स लेते हैं, वो बहुत हार्मफुल रहते हैं, जिससे बायोमैग्निफिकेशन का चांसेस बढ़ जाता है, हाँ कि ना, ये सब। फिर आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और फिर क्या आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, असल में मान लेते हैं मैं ये एक फील्ड है, यहाँ पे अभी तक केमिकल एग्रीकल्चर कर रहा था, ठीक है, केमिकल एग्रीकल्चर कर रहा था। तो क्या होता है केमिकल एग्रीकल्चर से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मर जाती है, इसलिए तो और ज्यादा फर्टिलाइजर डालने पड़ते, तो सॉइल की फर्टिलिटी मर गई है। अब मुझे अचानक से यहाँ पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर चालू करना है, तो मुझे पहले 2 साल यहाँ पे अच्छे से सॉइल को फर्टाइल होने देना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे ह्यूमस, गाय का गोबर, ऐसे करके अलग अलग चीजें डालनी पड़ेंगी, अच्छे से छोड़ना पड़ेगा एटलीस्ट 2 सालों के लिए, ताकि इसकी फर्टिलिटी वापस लिटिन हो जाए, सॉइल वापस से फर्टाइल हो जाए, और तब जाते इसमें पौधे सही से उगेंगे। दूसरी बात, इसमें पौधे उगेंगे तो उनकी मैनेजमेंट भी और ज्यादा चाहिए रहेगी, तो केमिकल में तो लोग जस्ट फर्टिलाइजर डाल दे लेते, पर यहाँ पे बायो कंट्रोलेशन अलग अलग चीजों का कंट्रोल करते मुझे वो करना पड़ेगा, बता देते हैं मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो असल में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो की इसलिए नहीं जाती है ज्यादा, क्योंकि ये कॉस्टली होती है। ये क्या होती है कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, हाँ कि ना, ये सर। इसी में तीसरा मेथड जो आता है वो इन दोनों की प्रॉब्लम तो सॉल्व करता है, वो है बायोटेक का यूज करना। बायोटेक का यूज करना, या बोल सकते हो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इसे के इस तरह के एग्रीकल्चर तो क्या बोलते हैं जेनेटिकली, अरे क्या नाम लिखा लो यहाँ में, क्या स्पेलिंग लिखा लो, जेनेटिकली, जेनेटिकली इंजीनियर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, हाँ कि ना, जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, हाँ कि ना, यस सर। जेनेटिकली इंजीनियर हुए हुए प्लांट जिनमें बायोटेक्नोलॉजी लगाया गया है, उन प्लांट का यूज करते, उन क्रॉप का यूज करते क्या करना, एग्रीकल्चर करना, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, ठीक है। अब आता है ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आते हैं। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन होती क्या है सर, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, हम लोग पहले से जीके में पलते हुए ही आ रहे हैं। क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी, तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ी, तो पर जो लैंड था वो तो सीमित था, मतलब फूड प्रोडक्शन सीमित था, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन तो क्या वो छोटा सा अमाउंट ऑफ फूड सस्टेन कर पाता, नहीं। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, जिससे हमारी फूड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई, जिससे हमारी फूड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई, जिससे हमारी फूड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई, जिससे हमारी फूड प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई, हाँ कि ना, ये सर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग तो पढ़ना है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग तो पढ़ना है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग तो पढ़ना है, तो इसमें हम लोग वो हिस्ट्री नहीं लिखेंगे जो इंडिपेंडेंस के बाद ये हुआ उसके कारण पॉपुलेशन तो खाना चाहिए था, वो सब बकवास नहीं लिखेंगे। इसमें सिर्फ ये लिखेंगे ये सक्सीड किया ट्रिपलिंग करने में, मतलब जो फूड प्रोडक्शन था उसे ट्रिपल कर दिया, उसे फूड प्रोडक्शन को ट्रिपल कर दिया, या बोल सकते हो ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन है उसका अमाउंट ट्रिपल कर दिया, हाँ कि ना, यस सर। फूड प्रोडक्शन के अमाउंट को ट्रिपल कर दिया इसने, हाँ कि ना, यस सर। अब बता देते हैं इसने किन दो पे ज्यादा इफेक्ट डाला, वो है वीट, वो है वीट, और दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो है लिटिकेल, दूसरा क्या है तो लिटिकेल। इन दोनों की वो बनाई क्या, तो वो कैपेसिटी बढ़ाई, इन दोनों की प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ाई
इसने, जिसके कारण जो फूड प्रोडक्शन है वो ट्रिपल हो गया, जिसके कारण फूड प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया, जिसके कारण फूड प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया। पर कुछ समय बाद जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन से जो फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, ट्रिपल हुआ था, ये भी बढ़ने वाली जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी लगातार, उसके लिए कम पड़ने लगा। तब जाते केमिकल्स का एक्सटेंसिव यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हुआ क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हम लोग तो है ना, एक इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी मिली थी, अलग अलग प्रकार के क्रॉप मिले। इसमें क्या हुआ, हम लोग तो एक इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी मिली। इसमें क्या हुआ, हम लोग तो इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी मिली। एक क्रॉप की वैरायटीज, अलग अलग क्रॉप की वैरायटीज हम लोग तो इसके कारण मिली खाने के लिए, या हमारे पास अवेलेबल हुई, हाँ कि ना? ये सर, अलग अलग क्रॉप की वैरायटी हम लोग के पास इसके कारण वर्ष अवेलेबल हुई। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या बोलता था कि देते हैं सीड बैंक, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया। फिर इसमें कुछ अमाउंट में जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप का भी इंट्रोडक्शन किया गया, कुछ अमाउंट में जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप का भी इसमें इंट्रोडक्शन किया गया एट दी लेटर फेज में, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है। फिर आते हैं इसके कारण हुआ क्या, इसके कारण हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण हुआ क्या? इससे क्या हुआ, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हम लोग तो था, इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण क्या हुआ कि बेसिकली हम लोग मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे क्रॉप, तो इसके कारण क्या हुआ, बेहतर मैनेजमेंट प्रॉपर्टी प्रैक्टिसेस आई कि कैसे आप क्रॉप को ज्यादा दिनों तक मैनेज कर सकते हो, उसे खराब होने से बचा सकते हो। तो बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आई, हाँ कि ना? यस सर, मतलब मैनेजमेंट जो है वो बढ़ा, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बढ़ी कि कैसे आप क्रॉप को बचा सकते हो नष्ट होने से जल्दी, हाँ कि ना? यस सर। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर किया गया? इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया एग्रोकेमिकल्स के ऊपर, एग्रोकेमिकल्स के ऊपर। एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। तो एग्रीकल्चर में कौन से केमिकल्स यूज होंगे? वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो। तो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है इसके ऊपर, एग्रोकेमिकल्स के ऊपर। अब यहाँ पे लोगों को तो एक हथियार दे दिए थे एग्रोकेमिकल, पर उस हथियार को रेगुलेट करना भूल गई थी गवर्नमेंट। क्या हुआ कि जैसे जैसे मैंने अभी भी बोला कि ये टिलिप्लिन होने के बाद भी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो फ्रूट कम पड़ने लगे, तो क्या हुआ, लोगों ने अपने लालच में क्या किया कि फूड प्रोडक्शन बढ़ा दिया, फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और फूड प्रोडक्शन बढ़ाया कैसे? केमिकल्स का यूज करते, केमिकल्स का यूज करते, हाँ कि ना? अब इसके कारण क्या हुआ, अब इसके कारण क्या हुआ, जो हार्मफुलनेस थी वो और ज्यादा बढ़ गई, हाँ कि ना? ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से ड्रॉबैक क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन से ड्रॉबैक क्या है, हाँ कि ना? ग्रीन रेवोल्यूशन के ड्रॉबैक्स क्या हैं? इसके ये क्या अभी भी क्या इनफ था? नहीं, ये अभी भी लैकिंग था। ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए इसके अभी भी ये लैकिंग ही था। तो थी अभी भी फूड की कमी तो पड़ी रही थी, तो थी पॉपुलेशन बहुत भयानक तरीके से इंक्रीज की है इंडिपेंडेंस के बाद, हाँ कि ना? यस सर। दूसरा क्या, इसमें जो यूज किए गए थे एग्रोकेमिकल्स वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, हाँ कि ना? यस सर, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे। और बताते थे हार्मफुल थे बॉडी के लिए, हार्मफुल थे बॉडी के लिए। तीसरा जो था इसके जो केमिकल्स थे उसके कारण पॉल्यूशन भी बहुत होता था, जिसके कारण पॉल्यूशन भी बहुत होता था, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी बहुत होता था, हाँ कि ना? यस सर। फोल्ट क्या इसका ड्रॉबैक है? फोल्ट इसका ड्रॉबैक क्या है कि इंक्रीज तो हुई यील्ड में एग्जिस्टिंग वैरायटी के साथ, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो इंक्रीज तो हुई यील्ड में, पर एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया, एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया थी, इससे ज्यादा ये इंक्रीज नहीं करवा पाएगा। और ऑब्वियस ही बात है, सेचुरेशन पॉइंट आएगा ही। आप किसी एक चीज का यूज करते, कितना ही एक प्लान में केमिकल्स डालते, उससे कितना ही प्रोडक्ट बनवा लोगे, हाँ कि ना? फिर एट दी एंड आप तो जगह ज्यादा चाहिए। मेन इंडिया में ग्लोइंग पॉपुलेशन के साथ जो एक अली फंसी, वो फंसी जगह की, वो फंसी जगह की, हाँ कि ना? ये सर, पॉपुलेशन तो ग्लो तो हुई, पर जगह ही सबसे ज्यादा मार ली है इंडियन पॉपुलेशन तो, कि जगह बहुत ज्यादा कम है।
अगर किसी और कंट्री के रेस्पेक्ट में देखें तो जगह बहुत ज़्यादा कम है। और इसमें किसकी गलती? इसमें लोगों की गलती है, तो कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज किए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा समझना चाहिए था। फिर इसमें और भी डीप बातें आ जाती है, पर रहने देते हैं। अभी अपने टॉपिक पे चिपकते हैं, जो है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम लोग तो जो पढ़ना था पढ़ लिया, एकदम लाइन से पढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या? पहले हम लोग ने पढ़ा थी ग्रीन रेवोल्यूशन तो लाए क्यों? तो जी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी, उसके कारण पॉपुलेशन थी, यानी दादे थे, पॉपुलेशन के लिए खाने की कमी हो रही थी। तो खाने को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जब लाए, इसकी प्रैक्टिसेस को अपनाए, तो ट्रिपल हो गया अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ट्रिपल हो गया अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसके कारण क्रॉप की वैरायटीज भी बनी, हमारे पास बेटर मैनेजमेंट सिस्टम भी आया थी, हमें बताया गया कि कैसे आप फूड को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। पर और इसमें एग्रो केमिकल्स का इंट्रोडक्शन हुआ थी, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इन सब का यूज करने से। पर क्या हुआ, ये जो एग्रो केमिकल्स की ये बहुत ज्यादा हार्मफुल थे, हाँ कि ना? और इसके ड्रॉबैक्स क्या हुए? ये क्या हुए, इसके ड्रॉबैक्स हुए थी, ये क्या कहते हैं, ये अभी भी लैकिंग था, ये जो अभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी उसके लिए कमी था। तो इससे क्या हुआ, ये जो एग्रो केमिकल्स का यूज करते किसानों ने अपने फायदे के लिए बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज किए और क्या देते हैं, फूड बनाए, हाँ कि ना? ये सर। दूसरा जो है दूसरा जो है वो आया थी, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे इसके एग्रो केमिकल्स, हाँ कि ना? तीसरा जो है वो इसके एग्रो केमिकल्स आर्टिफिशियल केमिकल्स ही हैं, तो वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। और चौथा जो पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट जो आता है, वो है कि इसका भी एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया, जो ऑब्वियस ही बात है कि आप एक चीज का यूज करते कितना ही बढ़ा लोगे, कितना ही बढ़ा लोगे, हाँ कि ना? यस सर। अब आता है कन्वेंशनल ब्लीडिंग के ऊपर। कन्वेंशनल ब्लीडिंग मतलब जो हम लोग नेचुरल ब्लीडिंग करवाते हैं ना, जो लोग नेचुरल ब्लीडिंग करवाते हैं ना, नेचुरल ब्लीडिंग मतलब कैसे सर? जैसे उसके साथ करवाते हैं, किसके साथ? आ, लोज के पौधे के साथ, गुलाब के साथ क्या करवाते हैं सर? बेसिकली जैसे आप लाल गुलाब और काले गुलाब की डंडी लेके आओगे, लाल गुलाब और काले गुलाब की डंडी लोगे, तो लाल गुलाब की मान लो ऐसे पेल धंसा हुआ है, यहाँ से काट दिए, अब काला गुलाब का एक छोटी सी टहनी लेते हैं और उसे इसके ऊपर चिपका दिए। तो अब ये जब पेल उगेगा, जब ये पेल बड़ा होगा, तो इसमें लाल गुलाब भी आएंगे और काले गुलाब भी आएंगे। तो ये एक तरह का कन्वेंशनल ब्लीडिंग है, मतलब जो अभी तक हम लोग ब्लीडिंग पलते हुए आ रहे थे वो सब कन्वेंशनल ब्लीडिंग था, कि दो अलग अलग प्लांट को कैसे जोड़ें, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ कैसे लाएं, ये क्रॉस पॉलिनेशन करवा दो, ये सब करवा दो, ये सब कन्वेंशनल ब्लीडिंग था। अब कन्वेंशनल ब्लीडिंग की क्यों जाती थी? ताकि फायदा मिले, ऐसी बबल्टीज आए जो फायदेमंद हो, और जो फायदेमंद रहती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सुपीरियर क्वालिटीज, हाँ कि ना? उन्हें क्या बोलते हैं, सुपीरियर क्वालिटीज। तो कन्वेंशनल ब्लीडिंग करवाई क्यों जा रही थी? सुपीरियर क्वालिटीज के लिए। किन के बीच में करवाई जा रही थी? सुपीरियर क्वालिटीज के बीच में करवाई जा रही थी, या सुपीरियर क्वालिटीज के लिए करवाई जा रही थी, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो कैसे मतलब थी सर? जैसे मान लेते हैं ये जो एक पेल है, मान लेते हैं ये पेल जो है ये वायरस रेजिस्टेंट है, ये वी आल है, वायरस रेजिस्टेंट है। और ये जो पेल है, ये क्या है? ये टॉल है, ये क्या है? टॉल है, टी है। तो लो, तो इसका वायरस रेजिस्टेंट वाला नेचर चाहिए था और इसका टॉल वाला नेचर चाहिए था, ताकि ये कर लोग पौधा बना दे जो टॉल भी हो और वायरस रेजिस्टेंट भी हो, जो टॉल भी हो और क्या हो, वायरस रेजिस्टेंट भी हो। पर क्या ये जरूरी है कि कन्वेंशनल ब्लीडिंग से सिर्फ इसके अच्छे वाले कलेक्टर आए? क्या पता इसमें कोई बुरा कलेक्टर होगा वो भी आ गया हो, और क्या पता इसमें कोई बुरा कलेक्टर हो वो आ गया हो, जो इसमें ना दिख रहा हो आसानी से, पर वो इसमें दिख जाए, हाँ कि ना? यस सर। वो इसमें दिखने की संभावना बहुत ज्यादा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेवरेबल कलेक्टर आएंगे, नेगेटिव कलेक्टर भी आ सकते हैं। फेवरेबल या पॉजिटिव कलेक्टर आए जरूरी नहीं है, कुछ हार्मफुल कलेक्टर भी अपने आप तो एक्सप्रेस करना चालू कर सकते हैं, अपने आप तो एक्सप्रेस करना चालू कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोग ने पढ़ा है कि हेटेरोजाइगस ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में जो रिसेसिव एलील रहता है वो नहीं दिखता। तो क्या पता किसी एक फीचर के लिए जो दोनों में काम कर रहा हो,
वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट वाला वो हो चाहते थे जीनोटाइप हो, और जब इसमें आया हो तो वो होमोजाइगस रिसेसिव हो गया हो, होमोजाइगस रिसेसिव हो गया हो, जिसके कारण जो वो होता डिफेक्ट वो इसमें दिखने लग गया हो। तो क्या नेगेटिव कैरेक्टर नहीं आ गया? तो फिर अल्लो माथा पकड़ते बैठे रहेंगे, यार अल्लो ने तो पॉजिटिव कैरेक्टर लाने की सोची थी, अल्लो ने तो अच्छे कैरेक्टर लाने की सोची थी, इसमें तो नेगेटिव कैरेक्टर भी आ गया। हाँ कि ना? मतलब ये जो कन्वेंशनल ब्लीडिंग है इसके डिसएडवांटेजेस है। इसके क्या है? डिसएडवांटेजेस हैं। इसके क्या है? डिसएडवांटेजेस है। हाँ कि ना? यस सर। इसके डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ कि ना? यस सर, डिसएडवांटेजेस तो हैं। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज क्या है? बता देते हैं, ये सेम स्पीशीज के बीच में ही हो सकता है। सेम स्पीशीज के बीच में ही हो सकता है। हाँ कि ना? दूसरी बात, सेम स्पीशीज के बीच में हो सकता है और वही जीन के साथ किया जा सकता है जो ये उस स्पीशीज में पहले से प्रेजेंट है। कोई नया चेंजेस नहीं लाया जा सकता। बताते थे कोई नया चेंजेस नहीं लाया जा सकता। तो प्री एग्जिस्टिंग जीन के बीच में ही छेड़छाड़ किया जा सकता है कि यार ये आ गया, ये आ गया, बस ऐसे ही किया जा सकता है। कोई नया कॉम्बिनेशन ऑफ जीन नहीं बनाया जा सकता। हाँ कि ना? यस सर। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दी अनडिजायरेबल तलेट भी पास ऑन होने के चांसेस रहते हैं। अनडिजायरेबल तलेट भी पास ऑन होने के चांसेस रहते हैं। अनडिजायरेबल तलेट भी पास ऑन होने के चांसेस रहते हैं, मतलब जो हार्मफुल तलेट है वो भी पास ऑन होने के चांसेस रहते हैं। हाँ कि ना? यस सर, वो भी पास ऑन होने के चांसेस रहते हैं। तो इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लोग किसका यूज करते हैं? लोग बायोटेक का यूज करते हैं। बायोटेक का यूज करते हैं। तो बायोटेक का यूज कैसे करेंगे सर? बेसिकली क्या करेंगे, मान लेते हैं ये एक है वायरस रेजिस्टेंट प्लांट, ये है एक वायरस रेजिस्टेंट प्लांट, ये है एक टॉल प्लांट। ये क्या है? एक टॉल प्लांट है। ये क्या है? एक टॉल प्लांट है। अब क्या करेंगे दोनों में से? अब क्या करेंगे? बेसिकली दोनों में से वो लेंगे। इसका मैं वायरस रेजिस्टेंट वाला जीन लूंगा और इसका टॉल वाला रेजिस्टेंट वाला जीन लूंगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो मान लेते हैं इसका वायरस रेजिस्टेंट वाला जीन ये है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। और इसका जो टॉल वाला जीन है वो ये है। हाँ कि ना? यस सर। ये टॉल वाला जीन है। तो अब इसका वायरस वाला जीन या तो मैं इसमें डाल दूं या इसका टॉल वाला जीन मैं इसमें डाल दूं। हाँ कि ना? दोनों ही कर सकते हैं। मतलब एट दी एंड जब ये दोनों में को किसी एक में डालूंगा, जैसे वायरस वाला इसमें डाल दिया तो वायरस और वायरस रेजिस्टेंट और टॉल दोनों प्रेजेंट है इसमें। तो कैसा पौधा मिलेगा मुझे? टॉल पौधा भी मिलेगा और वायरस रेजिस्टेंट पौधा भी मिलेगा। या फिर मैं टॉल वाला जीन इसमें डाल दूं तो इसमें वायरस रेजिस्टेंट पहले से प्रेजेंट है, अब टॉल वाला आ गया तो अब भी मुझे ऐसा ही पौधा मिलेगा जो टॉल भी होगा और वायरस रेजिस्टेंट भी होगा। तो इसमें कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर या ट्रेट आने के चांसेस ही नहीं है। तो जो बाकी चीजें हैं वो तो पैरेंट्स की तरह है, वो तो पैरेंट्स की तरह है, तो अल्लो तो कोई वो ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई अल्लो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के ऊपर। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते क्या है, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ गए। बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ किया गया है। जिनके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ किया गया है। जिनके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो इसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया आ सकता है। इसमें कौन कौन आ सकता है? इसमें बैक्टीरिया आ सकता है। और कौन आ सकता है? प्लांट आ सकता है। और कौन आ सकता है? फंजाई आ सकती है, फंजाई आ सकती है। और कौन आ सकता है? और आ सकता है, ऑल एनिमल्स आ सकते हैं। हाँ कि ना? मतलब जिनके भी जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ की गई है, इम्प्रूव किया गया है या कुछ भी किया गया है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। मतलब इनका क्या किया गया है? इनका जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर किया गया है। इनके जेनेटिक मटेरियल को, इनके जीन्स को क्या किया गया है? ऑल्टर किया गया है, चेंजेस लाया गया है। क्या किया गया? ऑल्टर किया गया है, इनमें चेंजेस लाया गया है। हाँ कि ना? यस सर। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के कारण होता क्या है?
हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग तो फेवरेबल कैरेक्टर चाहिए रहते हैं, जैसे कि बायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट या ए बायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट चाहिए रहता है, वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट चाहिए रहता है, वाटर वाटर कम वाटर में जीने की कैपेबिलिटी चाहिए रहती है। तो ये जो हम लोग तो कैरेक्टर चाहिए रहते हैं, वो हम लोग एक हम लोग के डिजाइरेबल प्लान के अंदर डाल सकते हैं। हम लोग के डिजाइरेबल कैरेक्टर किसी भी प्लान के अंदर डाल सकते हैं। ये एक फायदा इससे मिलता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। यस सर। तो इसमें एक टर्म आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लॉक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लॉक, हाँ कि ना। तो जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते थे, वैसी जेनेटिक मॉडिफाइड उसे बता देते हैं क्लॉप को ट्रांसजेनिक क्लॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक क्लॉप बोलेंगे। वैसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लॉप को क्या बोलेंगे? ट्रांसजेनिक क्लॉप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? ट्रांसजेनिक क्लॉप बोला जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। अब ये ट्रांसजेनिक क्लॉप होता क्या है? ट्रांसजेनिक क्लॉप क्या होता है? ऐसा कोई सा भी क्लॉप जिसके पास ट्रांसजेनिक जीन हो और वो अपना इफेक्ट दिखा रहा हो, हाँ कि ना। अब ये सर ट्रांसजेनिक जीन क्या होता है, तो वापस से समझते हैं कि ट्रांसजेनिक क्लॉप क्या है। ट्रांसजेनिक क्लॉप है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लॉप। तो ट्रांसजेनिक क्लॉप में फिर मैंने एक और डेफिनेशन दिया कि ऐसा क्लॉप जिसमें ट्रांसजीन और वो ट्रांसजीन अपना इफेक्ट दिखा रहा हो, वो ट्रांसजीन अपना इफेक्ट दिखा रहा हो। तो सर फिर ये ट्रांसजीन क्या है? ट्रांसजीन ऐसा कोई सा भी जीन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसके अंदर नेचुरली नहीं पाया जाता, जो उसमें नेचुरली नहीं पाया जाता, हाँ कि ना। क्योंकि हम लोग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड किए, तो हम लोग क्या किए? जीन में ऐड किए या डिलीट किए। तो जीन में जब ऐड किए डिलीट किए तो कोई नया सीक्वेंस बन गया होगा। क्या वो नया सीक्वेंस इसमें नेचुरली पाया जा रहा था या हम लोग ने छेड़छाड़ की? वो नेचुरली नहीं पाया जा रहा था, हम लोग ने छेड़छाड़ की। तो जो नेचुरली नहीं पाया जाता वही तो ट्रांसजेनिक जीन होता है, हाँ कि ना। और जिसके बाद ट्रांसजेनिक जीन है वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो जाता है, मतलब बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाता है, हाँ कि ना। अब तो ट्रांसजेनिक जीन में ये लिया जाता है जनरली ऐड किया गया, जनरली ऐड किया गया। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लॉप में तो आप ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, पर ट्रांसजेनिक क्लॉप का जेनेटिक जनरली मतलब ये लिया जाता है कि इसमें कोई जीन ऐड किया गया, इसमें कोई जीन ऐड किया गया है, हाँ कि ना। ये सर। ऐसे क्लॉप को और क्या बोल सकते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्लॉप या जीएम क्लॉप, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये समझ में हम लोग तो समझना है, ये हम लोग तो समझना है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके कि सर करवाए हैं तो एट दी एंड कुछ एडवांटेज तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही करवा दिए हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस तो होंगे। तो मैं बताता हूँ, हाँ एडवांटेजेस हैं। मैं क्या बोलूंगा? एडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस चलो तो पढ़ने हैं। पहला एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज क्या है? कोई सा भी जीन ट्रांसफर किया जा सकता है। एनी जीन कैन बी ट्रांसफर, लिख लो। एडवांटेज में पहला एग्जांपल, एनी जीन कैन बी ट्रांसफर्ड, हाँ कि ना। एनी जीन कैन बी ट्रांसफर, किसी भी जीन तो ट्रांसफर किया जा सकता है। अभी किसी भी जीन तो ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब ये जीन या तो केमिकली बना हो सकता है या किसी और स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से भी लिया जा सकता है, किसी और स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से भी लिया जा सकता है और उसमें मॉडिफिकेशन करके उसे इस स्पीसीज के लायक बनाया जा सकता है। दूसरी बात, उसे किसी सेम स्पीसीज के किसी और स्टेलिन, मतलब जैसे भारत में कोई उग रहा है तो वो एक स्टेलिन हुई, कहीं और उगेगा तो उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो दूसरी स्टेलिन हुई। तो वहां से यहाँ वाले ऑर्गेनिज्म में जीन को ट्रांसफर किया जा सकता है, मतलब वो कोई सा भी जीन उसमें ट्रांसफर किया जा सकता है, हाँ कि ना। यस सर। तो ट्रांसजेनिक जीन जो रहता है वो कोई सा भी जीन होता है जो उसमें नेचुरली नहीं पाया जा रहा हो, हाँ कि ना। यस सर। अब क्या होता है कि ये जो जीन ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, या जो जीन में जीनोटाइप में चेंजेस डाले हैं, क्या ये अपने आप आ जा रहे हैं? मतलब जीन डाल के छोड़ दे रहे और अपने आप आ जा रहे हैं? नहीं सर, उसे रेगुलेट कर ले, मतलब बहुत प्रिसाइसली उसे रेगुलेट किया जा रहा है, उसे बहुत प्रिसाइसली कंट्रोल किया जा रहा है। मतलब जो जीन में चेंजेस आ रहे हैं
वो बहुत ज्यादा प्रिसाइसली कंट्रोल्ड है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंजेस आ जाए, ऐसे कुछ भी चेंजेस आ जाए, हाँ कि ना। यस सर। और अन लो सिर्फ ट्रांसजेनिक जीन ऐड कर लें तो अन लो तो पता है यार बस यही चेंजेस आएगा, बस यही चेंजेस आएगा और कोई जीन तो ऐड हो नहीं रहा, तो बस अन लो तो पता है कि यही चेंजेस आएगा और वही चेंजेस आता है। मतलब जो चेंज इन जीनोटाइप है, चेंज इन जीनोटाइप है, चेंज इन जीनोटाइप है वो प्रिसाइसली कंट्रोल्ड है। जीनोटाइप में जो चेंज आता है वो प्रिसाइसली कंट्रोल्ड है। अब वो प्रिसाइसली कंट्रोल क्यों है? क्योंकि सिर्फ ट्रांसजेनिक जीन एंटर कर रहा है या ट्रांसजेनिक जीन ऐड किया जा रहा है, सिर्फ ट्रांसजेनिक जीन ऐड किया जा रहा है, हाँ कि ना। यस सर। अब कोई सा भी चेंज जो जीनोटाइप में आ रहा है वो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ये प्रिसाइसली कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कोई भी चेंज आ जा रहा है, ये प्रिसाइसली कंट्रोल्ड है। अब प्रिसाइसली कंट्रोल क्यों है? तो सिर्फ वो ऐड किया जा रहा है, ट्रांसजेनिक जीन ऐड किया जा रहा है। तो सर इसका एग्जाम्पल दो। सर इसका एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि एक वो होता है क्या, एक वो होता है क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है लीच, जिसका नाम है लीच, हाँ कि ना। यस सर। लीच नाम तो है, हाँ कि ना। यस सर। अब ये लीच नाम है, यानी ये लीच ऑर्गेनिज्म है, इसके पास एक जीन होता है, इसके पास एक केमिकल के लिए जीन होता है जिसका नाम है यूलिडाइन, जिसका नाम है यूलिडाइन, हाँ कि ना। हीलुडाइन, जिसका नाम है हीलुडाइन, यूलिडाइन नहीं हीलुडाइन, HIRUDIN, यानी DIN बस, ई नहीं है आखिर में, हीलोडाइन, हाँ कि ना। अब ये जो हीलोडाइन है ये क्या है? एंटी कोएगुलेंट है। ये क्या है? एंटी कोएगुलेंट। ये क्या है? एंटी कोएगुलेंट। मतलब ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। तो अगर मैं इसका इससे मैं वो वाला जीन निकाल लूँ जो हीलोडाइन के लिए कोड कर रहा है, हाँ कि ना। मतलब मैं इसमें क्या देते हैं जीन निकाल लूँ हीलोडाइन वाला और उसे मॉडिफाई कर दूं किसी प्लांट में डालने थे, मतलब सिंथेटिक इलोडाइन जीन बना लूँ इससे, हाँ कि ना। ये सर सिंथेटिक इलोडाइन जीन बना लूँ, पीसीआर का ताते थे मदद लेते इसके जीन का एम्पलीफिकेशन करवा लूँ, हाँ कि ना। ये सर तो वो क्या बन जाएगा? सिंथेटिक हीलोडाइन जीन बन जाएगा, सिंथेटिक हीलोडाइन जीन बन जाएगा, हाँ कि ना। ये सर सिंथेटिक हीलोडाइन जीन हो गया। अब अगर मैं इसे एक प्लांट, अब मैं अगर इसे एक प्लांट जिसका नाम है ब्लैकेशिया नेपस, ब्लैकेशिया नेपस, ब्लैसिका नेपस, सॉरी, ब्लैसिका नेपस, ब्लैसिका नेपस, इसमें अगर मैं वो कर दूं क्या, इंट्रोड्यूस कर दूं, तो क्या होगा? इसके जो सीड बनेंगे, इसके जो सीड बनेंगे, इसके जो सीड बनेंगे, छोटे छोटे बीजे बनेंगे, इनके पास ये जीन होगा। और जब ये सीड उगाए जाएंगे और इन सीडों में भी ये जो हीलोडाइन है ये भरा हुआ होगा, तो इनका क्या, मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन करूंगा तो मुझे प्योरीफाइड हीलोडाइन मिल जाएगा, हाँ कि ना। तो ये क्या एक बायोटेक्नोलॉजी नहीं है कि मैंने किसी और ऑर्गेनिज्म से जीन उठाया उसे एक प्लांट में डाला। लीच जो है वो एक एनिमल है, एनिमल किंगडम में आता है, और ब्लेसिका नेपस जो है ये प्लांट किंगडम में आता है। तो एकदम दो सेपरेट किंगडम के ऑर्गेनिज्म के जीन को मिलाया। लीच से हीलोडाइन का जीन निकाला, हीलोडाइन के लिए जो कोड करता है जीन, उसे क्या किया? पीसीआर का मदद लेते एम्पलीफाई किया, फिर तो वेक्टर की मदद से उसे एक प्लांट ब्रेसिका नेपस में डाल दिया गया। अब जो ये ब्लेसिका नेपस सीड बनाएगा, जो ये बीजे बनाएगा, उसमें क्या लगेगा? इसमें जो बीजे बनाएगा उसमें क्या लगेगा? हीलोडाइन भरा हुआ रहेगा, उसमें हीलोडाइन भरा हुआ रहेगा। अब इन बीजों में से क्या मैं हीलोडाइन निकाल के प्योरीफाई करके क्या मैं यूज नहीं कर सकता? क्या मैं बस प्योरीफाइड हीलोडाइन नहीं आ जाएगा? आ जाएगा सर, आ जाएगा सर। यस सर। मतलब कि बेसिकली हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में या ताते थे ट्रांस जीन का मतलब ऐसा कोई सा भी जीन हो सकता है जो किसी और उससे भी आया हुआ हो, किसी और ऑर्गेनिज्म से या किसी और किंगडम या किसी और स्पीसीज से आया हुआ हो। अब स्पीसीज का मतलब ये नहीं होता कि उसी किंगडम की स्पीसीज, जैसे लीच और ब्लेसिका नेपस तो अलग अलग किंगडम की स्पीसीज है, हाँ कि ना। यस सर। तो जब जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है तो दो स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, दो स्ट्रेटेजी यूज की जाती है। सिंपल सी बात है, अभी हम लोग ने ब्लेसिका नेपस में क्या किया?
जीन का एडिशन किया, कभी हम लोग जीन का सप्लेशन भी कर सकते हैं, कभी हम लोग जीन का सप्लेशन भी कर सकते हैं, मतलब जीन को काट के निकाल दो या जीन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा दो। मतलब या तो हम लोग जीन को एक्टिवेट कर दे या जीन को इनएक्टिवेट कर दे। कोई जीन उसमें पहले से था नहीं तो उसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, उसे एक्टिवेट ऐसे करेंगे कि उसमें वो जीन डाल देंगे। अगर मान लेते इनएक्टिवेट क्यों करना पड़ता है, तो वो जीन उसमें पहले से प्रेजेंट है, अगर वो जीन उसमें पहले से प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, या तो उस जीन को डिलीट कर देंगे, मतलब वहां से काट के निकाल देंगे, या क्या करेंगे, या लोग करेंगे बेसिकली कि उस जीन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवा दो। तो बेसिकली दो स्ट्रेटेजी यूज की जा सकती है कि जीन का एडिशन करवा दो जिससे कोई जीनोटाइप एक्टिव हो जाए या जिससे कोई कैरेक्टर एक्टिव हो जाए, वो काम उसमें होना चालू हो जाए। अगर कोई कैरेक्टर इनएक्टिव करना है या डिलीट करना है कि वो कैरेक्टर ना दिखे, उसके लिए सेकेंड स्ट्रेटेजी यूज होती है, वो होती है जीन सप्लेशन। अब जीन सप्लेशन जो है उसमें जीन को काट के भी निकाला जा सकता है और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी किया जा सकता है। हाँ कि ना? यस सर, इसमें क्लियर बता देते हैं, वो किया जा सकता है। जीन सप्लेशन बोल सकते हो या जीन सब्टलेक्शन, ज्यादा अच्छा सब लग रहा है। हाँ, जीन सब्टलेक्शन बोल सकते हो, जीन सब्टलेक्शन, हाँ कि ना? यस सर। अब ये नहीं थी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करवाए तो वो जीन एडिशन में आएगा, बिल्कुल भी नहीं। जीन एडिशन मतलब वो कैरेक्टर शो होने लगे, हाँ कि ना? और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन से कोई कैरेक्टर जो है उसका जीन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, हाँ कि ना? यस सर। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में भी तो सर जीन ऐड कर ले तो क्या वो जीन एडिशन के अंदर आएगा? तो मेरा आंसर होगा एक झापड़। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बिल्कुल भी कैसे आ जाएगा यार, वो कैसे आ जाएगा उसके अंदर, हाँ कि ना? फिर आता है यूजेस ऑफ जेनेटिक प्लांट, यूजेस ऑफ जीएम प्लांट। इसके यूजेस क्या है, कहाँ काम आ रहा है, फिर ये काम कहाँ आ रहा है यार सर? तो क्या होता है कि ये बता देते हैं, वहां काम आता है या ये क्लॉप को वहां काम आता है, क्लॉप में जहाँ पे ए बायोटिक फैक्टर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। ए बायोटिक फैक्टर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं तो उसके कारण लिविंग ऑर्गेनिज्म पे दबाव पड़ता है जिसे बोलते हैं ए बायोटिक स्ट्रेस, हाँ कि ना? यस सर, जिसे क्या बोलते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इंक्रीज करता है क्लॉप की टॉलरेंस, इंक्रीज करता है क्लॉप की टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर। क्या करता है, इंक्रीज करता है क्लॉप की टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर के अगेंस्ट जो क्लॉप की टॉलरेंस है, एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट जो क्लॉप की टॉलरेंस है, उसे क्या करता है, इंक्रीज करता है। एबायोटिक स्टेलेस के से अगेंस्ट जो क्लॉप की टॉलरेंस है वो उसे इंक्रीज करता है। दूसरा और कहाँ काम आ सकता है, दूसरा और काम कहाँ आ सकता है, रिड्यूस करना, रिड्यूस करना केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, रिड्यूस करना केमिकल फर्टिलाइजर का यूज, रिड्यूस करना केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज। तो रिड्यूस करना केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज। तो थी जो इंसेक्ट्स लेते हैं, कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स लेते हैं और कुछ हेल्पफुल इंसेक्ट्स लेते हैं। मतलब कुछ इंसेक्ट्स हमारा फायदा कर ले लेते हैं, कुछ नुकसान पहुंचा ले लेते हैं। तो जब हम लोग केमिकल पेस्टिसाइड ये सब का यूज करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा वो होता है, बता देते हैं जो हमारे हेल्पफुल इंसेक्ट्स लेते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, हाँ कि ना? यस सर। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज गिलाता कैसे है, बेसिकली पेस्ट रेजिस्टेंट क्लॉप बना के, ये वेस्ट हो जाएगा यार, पी आर जैसा क्यों बनता है मेरा, पेस्ट रेजिस्टेंट क्लॉप बनाते, क्या बनाते, पेस्ट रेजिस्टेंट क्लॉप बनाते, पेस्ट रेजिस्टेंट क्लॉप बनाते, हाँ कि ना? ये सर, तो कैसे रिड्यूस करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्लॉप बनाते, क्या बनाते, पेस्ट रेजिस्टेंट क्लॉप बना के ये वो करता है, क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी गिलाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंसी गिलाता है। जैसे आप बोल सकते हो इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन, इंसेक्ट रेजिस्टेंट मेज, इंसेक्ट रेजिस्टेंट ब्रिंजल, इंसेक्ट रेजिस्टेंट पोटैटो, इंसेक्ट रेजिस्टेंट टोमेटो। तो पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल में लिख लेना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन, इंसेक्ट रेजिस्टेंट
कॉटन, और क्या लिख लेना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट मीज, हाँ कि ना, ये सर। फिर कौन आता है, फिर कैसे ये मदद करता है, यूजेस में क्या आता है, तीसरा पॉइंट, ये क्या करता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को डिक्रीज करता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को डिक्रीज करता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को डिक्रीज करता है, हाँ कि ना, ये सर। सर पर ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को डिक्रीज कैसे करेगा, बेसिकली ये बता दो सर, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को डिक्रीज कैसे करेगा। मान लेते हैं कि एक पौधा है, एक पौधा है जिसकी जो लीफ है, जिसकी जो मान लेते हैं टहनी है, वो बहुत ज्यादा बल नहीं है, पर यहाँ पे लीफ नहीं आती, यहाँ पे लीफ नहीं आती, मतलब ये पौधा है, ये मेन पौधा है, इसकी टहनी यहाँ से इंक्रीज तो हो रही है, पर वो नहीं हो रहा, मतलब कि क्या कहते हैं, इसमें पत्तियां नहीं आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लेंगे, तो क्या इसमें पत्तियां आने लग जाए, जिससे जल्दी प्लांट ग्रोथ होगी, ये बोल सकते हो। या जीन मॉडिफाई करते, ये जो जीन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे क्या कर दो, डिलीट कर दो, तो ये सिर्फ ऐसा बनेगा, इसमें वो वाला दंडी आएगा ही नहीं, जिसमें प्लांट ही नहीं आ, जिसमें पत्तियां ही नहीं आ रही, तो उसके लिए जो बायोमास लगता था वो हमारा बच जाएगा, हाँ कि ना। तो क्या ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, हाँ सर, ये भी एक तरह का पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, पर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में जनरली समझा क्या जाता है, मान लेते हैं आपने आज खेती की, माने लेते हैं आपने आज खेती की 4 या 5 महीने बाद उसकी फसल कटनी है, ठीक है सर, आपने 4 और 5 महीने बाद जम तोड़ते इंतजार किया, अक्टूबर नवंबर में आपकी फसल कटनी है, ठीक है सर। अब अक्टूबर नवंबर का समय आ गया, आपने अपनी फसल काट ली, आपने अपनी फसल काट ली, अब वो फसल एक हफ्ते के अंदर खराब हो जाएगी, अब वो फसल एक हफ्ते के अंदर खराब हो जाएगी, मान लो वो फसल जो है एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी, हाँ कि ना, यस सर, वो एक हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी, तो अब इसे बचे कैसे, क्योंकि अगर वो ज्यादा दिन तक टिकती है तो आपको फायदा ज्यादा होगा, तो कि आपने 6 महीना 5 महीना वेट किया है और वो एक हफ्ते में खत्म, तो ये तो आपके लिए पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है, हाँ कि ना, आपको तो अच्छा लंबा समय तक वो मेंटेन रहे, ताकि आप उसे स्टोर करते लग सको और फिर बेच सको, जब प्राइस बढ़े, हाँ कि ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है और उसके उस जीन को इंसर्शनली इनएक्टिवेट कर दिया जाता है, जो उसकी जो एक हफ्ते यानी एक हफ्ते के अंदर ही उसे डिग्लेड कर लाता है, उस जीन को डिक्रीज कर दिया जाता है, उस जीन को खत्म कर दिया जाता है, हाँ कि ना, यस सर। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को डिक्रीज कैसे किए, इसका एक एग्जांपल है, इसमें एक एग्जांपल आता है फ्लेवर सेवर टोमेटो, एक एग्जांपल क्या आता है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। अब ये फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है, फ्लेवर सेवर टोमेटो, हाँ कि ना, ये फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है, बेसिकली समझना है, फ्लेवर सेवर टोमाटो, 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 फ्लेवर सीवर टोमाटो, ठीक है। तो बेसिकली पोस्ट हार्वेस्ट लॉ में हम लोग क्या कर ले, सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर ले, सेल्फ लाइफ इंक्रीज कर ले, क्या इंक्रीज कर ले, सेल्फ लाइफ, क्या इंक्रीज कर ले, सेल्फ लाइफ, हाँ कि ना, सेल्फ लाइफ यहाँ पे क्रॉप की इंक्रीज कर ले, तो फेवर सेवर टोमेटो में भी सेल्फ लाइफ ही इंक्रीज करेंगे, सेल्फ लाइफ ही इंक्रीज करेंगे, हाँ कि ना, यस सर। तो बेसिकली होगा क्या, मान लेते हैं जो टोमेटो है, जो टोमेटो है असल में वो क्या होता है, वो 3 से 4 दिन के अंदर ही, वो 3 से 4 दिन के अंदर ही खराब होने लग जाता है, वो 3 से 4 दिन के अंदर ही खराब होने लग जाता है, डिग्लेड लग जाता है। मान लेते हैं ये टोमेटो है, नेचुरल टोमेटो है जो एक्चुअल में पाया जा रहा है, और ये 3 से 4 दिन के अंदर ही वो हो जाता है, डिग्लेड हो जाता है, मतलब इसकी जो सेल्फ लाइफ है, जो इसकी सेल्फ लाइफ है, वो क्या है, 3 से 4 दिन, वो क्या है, 3 से 4 दिन। अब ऐसा क्यों होता है, ये डिग्लेड क्यों होता है, तो इसके पास एक जीन रहता है, इसके पास एक जीन रहता है, इसके पास क्या रहता है, एक जीन रहता है। अब ये जीन किसके लिए रहता है, ये जीन एक एंजाइम बनाता है, ये जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज, जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज, पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज, हाँ कि ना। अब ये पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज क्या करता है, पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज इसके मिडिल लैमिला, तो इसके
मिडिल लैमिला तो क्या करता है, मिडिल लैमिला तो डिग्लेट कर देता है, क्या कर देता है, मिडिल लैमिला को डिग्लेट कर देता है। मिडिल लैमिला जो पेक्टिन का बना हुआ है उसे क्या कर देता है, डिग्लेट कर देता है। और जब इसे डिग्लेट करता है तो ये पल्पी हो जाता है, ये ऐसा कुछ कुछ सलीका हो जाता है, हाँ कि ना, सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है तो मैं तो बहुत ज्यादा, इसके कारण क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो पैक्टिन हार्ड नेचर प्रोवाइड करता है हल्का, तो अब ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, हाँ कि ना, खाने लायक नहीं बचता है। तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो क्या है, 3 से 4 दिन, इतनी कम सेल्फ लाइफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो बना देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो बना देंगे, हाँ कि ना, ये सर। तो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो बनाएंगे कैसे, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो बनाएंगे कैसे, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो बनाएंगे कैसे सर। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो जो है, ये बना कैसे थी, ये जो हमारा जीन था, ये जो बता देते हैं, ये जो जीन था पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज का, क्या ये आरएनए बनाएगा, क्या ये आरएनए बनाएगा, ये सर ये आरएनए बनाएगा। और आरएनए कब काम करते हैं, जब वो सिंगल स्ट्रैंड दे दो, जो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये कब काम करेगा, जब ये सिंगल स्ट्रैंड दे दो। तो क्या मैं कुछ ऐसा डाल दूं, क्या मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री चेन डाल दूं ताकि ये क्या बन जाए, डबल स्ट्रैंडेड बन जाए, तो क्या वो काम करना बंद कर देगा, क्या वो काम करना बंद कर देगा, हाँ सर। अगर मैं इसे डबल स्ट्रैंडेड बना दूं तो ये काम करना बंद कर देगा, और अगर ये काम करना बंद कर देगा तो पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज नहीं बनेगा, पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज नहीं बनेगा। जो पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज है, जो पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज है वो नहीं बनेगा, क्या होगा, नहीं बनेगा। तो जो मिडिल लैमिला 3 से 4 दिन के अंदर डिग्लेड हो जा रहा था, क्या वो डिग्लेड होगा, नहीं। तो क्या 3 से 4 दिन के बाद भी जो मेरा टोमेटो है वो फ्रेश रहेगा, हाँ सर। तो ये मतलब ये अपने फ्लेवर को रिटेन कर लिया, क्या कर लिया, रिटेन किया लिया, क्योंकि पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज को हम लोगों ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और कैसे खत्म किया, उसके जीन में इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं किया, उसमें क्या किया, एक एंटी सेंस का आरएनए डाल दिया, एक एंटी सेंस का एमआरएनए डाल दिया, एक एंटी सेंस का एमआरएनए डाल दिया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंटी सेंस, मतलब बेसिकली जो एक्चुअल एमआरएनए है पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री चेन एमआरएनए का इसमें डाल दिया, हाँ कि ना, ये सर। इसके कारण ये जो मिडल लैमिला है उसे डिग्लेड नहीं किया, और क्या कहते हैं, अपने फ्लेवर को बनाया रहा, मतलब इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई, इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई, इसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज हो गई। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फ्लेवर सेवल टोमेटो, इसे क्या बोलते हैं, फ्लेवर, FLAVR, फ्लेवर सेवल, SAVR, सेवल टोमाटो, 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 ठीक है, तो मैं तो ठीक है। अब 3 तो यूजेस पता चले, अब फोर्थ यूजेस क्या है, फोर्थ यूज क्या है, फोर्थ यूज क्या है, क्या कहते हैं, मिनरल यूजेस की एफिशिएंसी बनाना, किस चीज की एफिशिएंसी बनाना, मिनरल यूजेस की एफिशिएंसी बनाना, मतलब कि कुछ प्लांट होते हैं जो अपने सॉइल में से बहुत ज्यादा मिनरल यूज करते हैं, और अगले प्लांट को उगाने से पहले उस मिट्टी में उसे क्या करना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के थ्रू उसे एनरिच करना पड़ता है, सॉइल को क्या करना पड़ता है, एनरिच करना पड़ता है, हाँ कि ना, यस सर। तो क्या पता अगर मैं ये बहुत ज्यादा जो मिनरल एफिशिएंसी है, यानी इनकी जो मिनरल एफिशिएंसी बहुत लो है, मतलब जिन प्लांट की मिनरल एफिशिएंसी बहुत लो है, मतलब जो बहुत ज्यादा मिनरल यूज कर रहे हैं बनाने के लिए, क्या पता उनमें अगर मैं उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करके ऐसा बना दूं जो बहुत कम मिनरल यूज कर रहे हैं, हाँ कि ना, जो मिनरल कम यूज कर रहे हैं, तो उससे मुझे केमिकल फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना पड़ेगा, उससे मुझे केमिकल फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना पड़ेगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो इससे क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी लंबे समय तक, और मेरा कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा, हाँ कि ना, यस सर। तो इसका एग्जांपल क्या है,
जैसे वीट और सोयाबीन हाइपोथेसिस फाइट, यानी वीट और सोयाबीन वीट और सोयाबीन ओवल एक्सप्रेस कर ले लेते, क्या कर ले लेते, ओवल एक्सप्रेस कर ले लेते, मतलब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा एक्सप्रेस कर ले लेते हैं फाइटेज जीन। तो ये एक प्रकार का जीन होता है इनमें, फाइटेज जीन, उसे ओवल एक्सप्रेस कर ले लेते हैं। और ओवल एक्सप्रेस करने के लिए लोग बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यूज कर ले लेते हैं, हाँ कि ना। तो क्या मैं इस जीन को साइलेंस कर दूं तो क्या वो ओवल एक्सप्रेशन ही वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, या मैं इनकी मिनरल एफिशिएंसी बढ़ा दूं? हाँ सर, यस सर, जेनेटिक प्लांट की मिनरल एफिशिएंसी बढ़ गई रहती है। दूसरा होता है कि कुछ प्लांट ऐसे जानते हैं जो मिनरल अच्छा खासा यूज कर ले लेते हैं, या ताते हैं उनमें दूसरा मिनरल भर भर के होता है, पर और मिनरल्स नहीं होते, मतलब जैसे लाइस है उसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा है, पर और हमारी जो वो इंडियन पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा कार्ब्स यानी ताते लाइस कंज्यूम करती है, तो बाकी न्यूट्रिएंट्स की उनमें कमी ना हो, तो क्या मैं इस लाइस में ही बाकी न्यूट्रिएंट्स भर दूं? हाँ सर, उनकी मतलब मैं क्या इंक्रीज कर दूं, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर दूं कि सिर्फ एक ही बकालते वो ना आए, उसमें और भी क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स आ जाए, हाँ कि ना। यस सर, तो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या कर दूं मैं, इंक्रीज कर दूं, क्या कर दूं मैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज कर दूं। तो जो नॉर्मल लाइस होता है, जो साधारण लाइस होता है, ये क्या होता है, जो नॉर्मल राइस होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें मैं क्या डाल दूंगा, जीन डाल दूंगा बीटा कैलोटीन का जीन डाल दूंगा। अब ये बीटा कैलोटीन जीन क्या है, बीटा कैलोटीन जीन क्या है, हाँ कि ना, बीटा कैलोटीन जीन क्या है बीटा कैलोटीन जीन? अब ये बीटा कैलोटीन जीन क्या करता है, विटामिन ए बनाता है, ये क्या बनाता है, विटामिन ए बनाता है, हाँ कि ना। बीटा कैलोटीन का जो जीन है, जीन ऑफ बीटा कैलोटीन, ये बीटा कैलोटीन तो किस में बदल देता है, विटामिन ए में बदल देता है। बीटा कैलोटीन तो किस में बदल देता है, विटामिन ए में बदल देता है। तो जो अब जो गोल्डन लाइस नाम आया, जो इसके अपीयरेंस के कारण आता है गोल्डन लाइस नाम, ये क्या है, एक बासमती लाइस है, ये क्या है, एक वैरायटी है बासमती लाइस की, ये क्या है, एक वैरायटी है बासमती लाइस की। और ये क्या है, विटामिन ए में बहुत ज्यादा एनरिच रहता है, और विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा कार्ब्स थे, बाकी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम थे, तो मैंने क्या किया, एक केस लिया जिसमें मैंने नॉर्मल लाइफ में बीटा कैलोटीन का जीन डाल दिया। बीटा कैलोटीन का जो जीन है वो इसे किस में बदल देता है, विटामिन ए में बदल देता है। तो अब इस लाइफ में कार्ब्स भी हैं, विटामिन ए भी अच्छे से भल भलते हैं। और ये जो नया लाइस है इसे क्या बोला गया, गोल्डन लाइस। और ये क्या है, एक तरह का बासमती लाइस है, एक तरह का क्या है, बासमती लाइस होता है, ये एक प्रकार का बासमती लाइस होता है। छठा क्या है, छठा क्या है, दी ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज टू इंडस्ट्रीज, मतलब क्या कहते हैं, जो वेस्ट बच जाता है या जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाता है, बच जाता है, क्या पता मैं उन्हें इंडस्ट्रीज में बेच दूं, क्या पता मैं उन्हें इंडस्ट्रीज में बेच दूं। जैसे शुगर केन से जो निकलता है, शुगर केन का जो पल्प निकलता है, जो उसका बचा हुआ मटेरियल निकलता है, इसे अगर मैं उसमें बेच दूं, इंडस्ट्रीज में बेच दूं, जो कॉर्न निकलता है, भुट्टा निकलता है, अगर मैं इसका जो बचा हुआ मटेरियल है इसे इंडस्ट्री में भेज दूं, तो उससे इथेनॉल बना लिया जाता है, उससे क्या बना लिया जाता है, इथेनॉल। और इथेनॉल ऐसा बायोफ्यूल यूज हो जाता है, ऐसा बायोफ्यूल यूज हो जाता है, हाँ कि ना, ऐसा बायोफ्यूल यूज हो जाता है। तो इसका छठा यूज क्या हुआ, इसका सिक्स्थ यूज क्या हुआ, जैसे शुगर केन और भुट्टे को किधर भेजा मैंने, इंडस्ट्रीज में भेजा, हाँ कि ना। तो अल्टरनेटिव टू इंडस्ट्रीज मतलब बताते हैं कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के थ्रू लोग बहुत सी चीजों के लिए जो क्लॉथ से रिलेटेड नहीं भी होती, उनके लिए भी अल्टरनेटिव इंडस्ट्रीज में बना सकते हैं। तो फ्यूल की जरूरत तो हर जगह है, तो इथेनॉल का यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा क्लीन फ्यूल होता है इथेनॉल, हाँ कि ना। यस सर, ठीक है। अब ये जो नोट्स है इनमें देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी हैज इट्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, हाँ ये तो है। दूसरा क्या है, इन मेडिसिन थेराप्यूटिक ड्रग्स, ये भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। बायोलेमिनेशन एंड वेस्ट ट्रीटमेंट यूज फॉर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ट्रीट
सॉइल एंड वाटर वेस्ट, हाँ, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और डायग्नोसिस, ये भी पढ़ लिया था। फिर 3 क्रिटिकल एरियाज ऑफ रिसर्च क्या है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में? फाइंडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव माइक्रोब और ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या है? प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द कैटलिस्ट टू एक्ट। तीसरा क्या है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करना। एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस फूड डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, और क्या कहते हैं, फूड प्रोडक्शन तो भी इंक्रीज करना है, डे बाय को इंक्रीज करना है। कैसे कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, यानी बायो फर्टिलाइजर्स नहीं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, जिसे हम लोग एग्रो केमिकल बोलते हैं, पर ये हार्मफुल रहते हैं। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, मैन्युअल एक्सेट्रा, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते, तो ये हार्मफुल नहीं रहता, बल्कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली रहता है। फिर क्या है? क्या कहते हैं? यूज ऑफ जीएमओ, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो वो अभी अल्लाह पहले यूज ऑफ प्लांट के अंदर, हाँ कि ना। फिर आते हैं नॉर्मल ई ब्रॉगलर, जो क्या है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो ये वर्ल्ड में है, पर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, हाँ कि ना। यस सर। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किए, इसके कारण क्या हुआ? ट्रिपल हो गई फूड की प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ? फूड की प्रोडक्शन ट्रिपल हो गई, पर वो अभी भी सफिशिएंट नहीं थी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो एक्चुअल में ग्रीन रेवोल्यूशन में किया क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन में जो क्रॉप की वैरायटी थी, पहले 2 चुनिंदा क्रॉप मिलती थी, उसे ही इम्प्रूव कर लिया, क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर लिया। दूसरा, बेहतर मैनेजमेंट प्रोग्राम दिया। तीसरा जो है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड दिया। पर ये रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए दिया था, पर लोगों ने इसका इलरिस्पॉन्सिबल यूज करने लगा। अब 4 एडवांटेजेस ऑफ क्या देते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है क्या? क्या रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑन पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। कैसे रिड्यूस करते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लान बनाते, जैसे इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन बनाते, जिसका एक केस होता है बीटी कॉटन, या इंसेक्ट रेजिस्टेंट मीज बनाते, या इंस्टेंट यानी इंसेक्ट, इंस्टेंट नहीं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट वो बनाते, पोटैटो बनाते। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट अगर मैं पोटैटो बना दूंगा तो मुझे पेस्टिसाइड का यूज ही नहीं करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? रिड्यूस करना पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का, मतलब कि हार्वेस्ट के बाद लॉस जो होते हैं उन्हें रिड्यूस करना, जैसे ओवर लाइपनिंग ऑफ टोमेटो कैन बी प्रिवेंटेड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, हाँ कि ना। जो पॉलीगैलेक्टोयूलिनेज था उसके एंजाइम को वो कैसे हम लोगों ने रोका था बनने से, जो एमआरएनए का था एक्चुअल उसे कोड करने वाला एमआरएनए, उसमें एंटीसेंस का एमआरएनए, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए की स्ट्रैंड जोड़ दी थी। तो वो क्या हो गया था? डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए, और वो फिर डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए तो पता है काम नहीं कर पाता, हाँ कि ना। यस सर। फिर एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू, जैसे गोल्डन लाइफ या डेफोडी प्लांट के पास क्या लेते हैं? बीटा कैरोटीन जीन लेता है, हाँ कि ना। इसे बता देते हैं नॉर्मल वैरायटी ऑफ लाइस में डाल दिया जाता है, वेक्टर का यूज करते। अब बीटा कैलोटीन जीन क्या करता है? बीटा कैलोटीन तो किस में बदल देता है? विटामिन ए को। अब लाइस में डाल दिया तो लाइस में जो बीटा कैलोटीन है वो इससे उससे ये जीन किस में बदल देगा? विटामिन ए में। तो जो अब गोल्डन लाइस बना वो क्या होगा? बीटा कैलोटीन में एनरिच होगा, हाँ कि ना। और मेकिंग क्लॉप दैट फॉर्म अगेन दी ए बायोटेक इज लेस एफिशिएंट मिनरल यूजेज बाय क्लॉप, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। और बाकी तो कल पढ़ना है, ठीक है। बैसिलर ट्यूलिन जेनेसिस वाला, और फिर ये आलेने इंटरफेरेंसी भी कल आने वाले में होगा, आने वाले चैप्टर में, ठीक है। बस ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।